डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन अब डॉन को भारत की पुलिस ढूंढ रही होगी तो उसका बचना काफी मुश्किल है। दोस्तों, एक समय ऐसा भी था जब ये सिर्फ फिल्मी डायलॉग नहीं बल्कि हकीकत जैसा लगता था। भारत में कोई बड़ा अपराध करो, फिर दुबई, लंदन, कनाडा, अमेरिका या किसी और देश भाग जाओ और लोग मान लेते थे कि अब उसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन क्या आज भी ऐसा ही है? अगर हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा साझा किए गए आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर पहले जैसी नहीं दिखती। उनके मुताबिक 2019 के बाद से भारत अब तक 274 फरार अपराधियों को दुनिया भर के अलग अलग देशों से वापस ला चुका है। यूपीए के समय में एक साल में 4 अपराधियों का एवरेज था। सोचिए, 274 लोग, इतना बड़ा जंप, और वो भी सिर्फ 1-2 देशों से नहीं बल्कि 36 अलग अलग देशों से। यानी आज अगर कोई अपराधी ये सोच रहा है कि बस किसी तरह विदेश पहुंच जाऊं फिर जिंदगी आराम से कट जाएगी, तो शायद उसे अपना गणित दोबारा देखना पड़े। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ये सब हुआ कैसे? क्या अमित शाह ने कोई जादू की छड़ी घुमा दी कि भारतीय पुलिस अब जाकर किसी भी देश से किसी को उठाकर ले आती है? आज उसी कहानी को दोस्तों आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, भारत की पुलिस किसी दूसरे देश में जाकर किसी अपराधी को यूं ही गिरफ्तार नहीं कर पाती। हर देश का अपना संविधान होता है, अपने कानून होते हैं, अपनी संप्रभुता होती है। अगर कोई अपराधी भारत से भागकर अमेरिका पहुंच गया तो दिल्ली पुलिस वहां जाकर हथकड़ी नहीं पहना सकती। यहीं से शुरू होती है असली लड़ाई, क्योंकि अब पुलिस की नहीं बल्कि कानून, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। यही 2 शब्द आते हैं, एक्स्ट्राडिशन और डिपोटेशन। इन्हें बहुत आसान भाषा में यूँ समझिए, मान लीजिए कोई अपराधी भारत से भागकर ऐसे देश में पहुंच जाए जिसके साथ भारत की एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी यानी प्रत्यर्पण संधि है। अगर भारत उस देश की अदालत को ये विश्वास दिला देता है कि आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत है और कानूनी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, तो उस देश की अदालत उसे भारत भेजने की अनुमति दे सकती है। इसी पूरी प्रक्रिया को एक्स्ट्राडिशन कहते हैं। लेकिन हर मामला इतना लंबा नहीं होता। कई बार अपराधी जिस देश में छिपा होता है वहाँ के इमिग्रेशन रूल से तोड़ देता है, उसका वीज़ा खत्म हो चुका होता है, दस्तावेज गलत होते हैं या वहाँ रहने का अधिकार नहीं होता। ऐसे मामलों में वह देश उसे अपने यहाँ रखने के बजाय सीधे भारत भेज देता है। इसे डिपोटेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ भी पिछले कुछ वर्षों में एक बड़ा बदलाव हुआ। अगर किसी देश के साथ आपके पास एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी ही नहीं है तो अपराधी को वापस लाना और भी मुश्किल और जटिल हो जाता है। यही वजह है कि भारत ने पिछले 1 दशक में अपने कानूनी नेटवर्क का भी विस्तार किया। 2014 से पहले भारत के पास सिर्फ 37 कंट्रीज के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज थी। आज ये संख्या बढ़कर 48 हो चुकी है। इसके अलावा 12 कंट्रीज के साथ एक्स्ट्राडिशन अरेंजमेंट्स भी हैं। यानी आज भारत पहले की तुलना में कई ज़्यादा देशों से कानूनी तौर पर यह कह सकता है कि अगर कोई अपराधी वहाँ छिपा है तो तय प्रक्रिया के बाद उसे भारत को सौंपा जाए। लेकिन सिर्फ ट्रीटी होने से भी काम पूरा नहीं होता दोस्तों। भारत को पता कैसे चलता है कि अपराधी आखिर छिपा कहाँ है? यही एंट्री होती है इंटरपोल की। इंटरपोल को आप दुनिया की पुलिस का व्हाट्सएप ग्रुप कह सकते हैं। इसके 195 सदस्य देश हैं। जब भारत किसी बड़े फरार अपराधी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाता है तो दुनिया भर की पुलिस एजेंसीज को उसकी जानकारी मिल जाती है। अगर वह कहीं एयरपोर्ट पर पकड़ा जाता है, किसी होटल में उसकी पहचान की जाती है या किसी जांच एजेंसी के रेडार पर वो आता है तो संबंधित देश भारत को तुरंत इन्फॉर्मेशन देता है। याद रखिए, रेड कॉर्नर नोटिस कोई अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट नहीं होता, लेकिन ये दुनिया भर की पुलिस को ये ज़रूर बताता है कि ये व्यक्ति किसी गंभीर अपराध में वांछित है। अब यहाँ एक और बड़ा बदलाव हुआ। पहले इंटरपोल से जुड़ी पूरी प्रक्रिया काफ़ी स्लो होती थी। राज्य पुलिस, सीबीआई और विदेशी एजेंसियों के बीच जानकारी पहुंचने में बहुत समय लगता था। इसी को बदलने के लिए 2025 में भारत पोल लॉन्च किया गया। इसे आप भारत का डिजिटल कमांड सेंटर समझिए। अब राज्य पुलिस, सीबीआई, इंटरपोल और दूसरी एजेंसीज एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए कई ज़्यादा तेज़ी से जानकारी शेयर कर सकती हैं। अगर किसी राज्य की पुलिस को किसी फरार अपराधी के बारे में विदेशी एजेंसी से जानकारी चाहिए तो पूरी प्रक्रिया पहले की तुलना में कई अधिक तेज़ हो सकती है। और सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ही नहीं, भारत ने अपने आपराधिक कानूनों में भी बदलाव किए। नए आपराधिक कानूनों, खासतौर पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में पहली बार ट्रायल इन एब्सेंशिया का प्रावधान लाया गया। आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो अगर कोई घोषित भगोड़ा आरोपी जानबूझकर विदेश में छिपा बैठा है और अदालत के बार बार बुलाने पर भी पेश नहीं होता तो तय कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसका मुकदमा उसकी गैर मौजूदगी में भी आगे बढ़ सकता है।
पहले कई मामलों में आरोपी के लौटने का इंतजार ही मुकदमे को रोक देता था। अब कानून उस स्थिति में भी न्यायिक प्रक्रिया को आगे बढ़ने की अनुमति देता है, लेकिन सिर्फ कानून और सिस्टम से ही अपराधी नहीं पकड़े जाते। आज टेक्नोलॉजी भी उतनी ही बड़ी भूमिका निभा रही है। सोचिए, आज जब कोई व्यक्ति विदेश यात्रा करता है, वह एयरलाइन रिकॉर्ड छोड़ जाता है, इमिग्रेशन रिकॉर्ड छोड़ता है, होटल में पहचान देता है, बैंकिंग ट्रेल छोड़ता है, कई जगह बायोमेट्रिक पहचान भी देता है। अगर कोई अपराधी नया नाम रख भी ले, नई पहचान बना भी ले, तो जांच एजेंसियां अलग अलग डिजिटल रिकॉर्ड्स को जोड़कर उसकी पहचान तक पहुंचने की कोशिश करती हैं। यानी पहले जो खेल सिर्फ इंसानी मुखबिरों पर चलता था, अब उसमें डेटा भी शामिल हो चुका है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। विदेश से किसी अपराधी को वापस लाना सिर्फ पुलिस का काम नहीं है। इसमें गृह मंत्रालय होता है, विदेश मंत्रालय होता है, सीबीआई होती है, भारतीय दूतावास होते हैं, विदेशी सरकारें होती हैं, विदेशी अदालतें होती हैं, और कई बार पूरी प्रक्रिया में महीनों नहीं बल्कि वर्षों लग जाते हैं। यही वजह है कि जब अमित शाह 274 अपराधियों के वापस आने की बात करते हैं, तो असली कहानी सिर्फ नंबर की नहीं है, बल्कि उस पूरे सिस्टम की है जो पिछले कुछ वर्षों में लगातार स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। अब एक दिलचस्प बात सुनिए। अक्सर लोगों को लगता है कि विदेश भागने वाले अपराधी मतलब सिर्फ विजय माल्या, नीरव मोदी या मेहुल चोकसी जैसे आर्थिक अपराधी हैं, लेकिन गृह मंत्रालय के आंकड़े एक अलग तस्वीर दिखाते हैं। इन 274 लोगों में सबसे ज़्यादा संख्या हत्या, डकैती, संगठित अपराध, यौन अपराध, पॉक्सो मामलों, गैंगस्टर्स, ड्रग तस्करों, मानव तस्करों, आतंकवाद और साइबर अपराध से जुड़े आरोपियों की थी। इस दौरान कई हाई प्रोफाइल मामलों में भी भारत को सफलता मिली। 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद अमेरिका से भारत लाया गया। दाऊद नेटवर्क से जुड़े बताए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्कर मोहम्मद सलीम डोला को तुर्की से वापस लाया गया। इसके अलावा कई गैंगस्टर्स, आतंकी मामलों के आरोपी और संगठित अपराध से जुड़े लोग भी अलग अलग देशों से भारत वापस लाए गए। तो इतना ज़रूर समझ लीजिए कि अब कोई भी अपराधी विदेश में बैठकर वर्षों तक ऐश नहीं करेगा। यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। 274 मैंने कहा ना, सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये उस बदलते सिस्टम की कहानी है जिसमें कानून, तकनीक, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग चारों मिलकर ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि गंभीर अपराध करके विदेश भाग जाना अब पहले जितना आसान या सुरक्षित विकल्प नहीं रह गया है। तो अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो दोस्तों, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए क्या आपको लगता है कि आने वाले वर्षों में भारत विदेशों में छिपे और भी बड़े अपराधियों को वापस लाने में सफल होगा।